हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। और देखिए, आज हम करेंगे आपके साथ डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स का। ये फीमेल शिफ्ट का है एंड कब का है? 2021 का है एंड फीमेल का हम अब करेंगे। और पहले मैं अपने चैनल पर आपको मेल का करा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख चुके हैं कि मेल डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स का मेल शिफ्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम फीमेल का शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखिए करते हैं, द डैश ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले। जब हमें रेशियो चाहिए होता है, प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल आउटले, इनका रेशियो चाहिए होता है, तो ये आपका होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। एंड ये है क्या? ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये है आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं ये। और जो कि दो तरीके की होती है, एक होती है ऐसी जो टीवीएम को कंसिडर करती है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है, और एक जो है जो नहीं करती हैं। और जो करती हैं उन्हें हम मॉडर्न कहते हैं, या फिर कहते हैं डिस्काउंटिंग। जो डिस्काउंटिंग का हेल्प लेती हैं, करती हैं, डिस्काउंटिंग को यूज करती हैं। और दूसरा ये सब चीजें नहीं करती हैं, और वो होती हैं आपकी ट्रेडिशनल। तो देखिए, आपकी जो स्टार्टिंग की तीन है, ये आपकी मॉडर्न है, ठीक है ना। ये आपकी मॉडर्न है। और ये जो बची अकाउंटिंग एआरआर, ये आपकी ट्रेडिशनल में आती है। और इसके साथ एक और होती है जो आपको याद रखनी है, वो है आपकी पेबैक पीरियड, ठीक है ना। पेबैक पीरियड भी आपकी ट्रेडिशनल में आती है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना काफी है। बाकी ये सब चीजों के बारे में हो सके तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनके फॉर्मूले या इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, वो आप अलग से रीड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का फंक्शन नहीं है। तो पहले हम सेबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कब फॉर्म हुई थी? ये 1988 में फॉर्म हुई थी, लेकिन ये जो पावर में आई, ये आपकी पावर में आई थी 12 अप्रैल 1992 में आपकी पावर में आई थी। एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब ये क्या करती है? ये सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है इन्वेस्टिगेशन इरेगुलरिटीज, शेयर मार्केट में एनफोर्स एक्शन, इनको भी करती है। कंडक्ट एज कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है इंटरमीडिएट्स को। तो ये सारी चीजें सही हैं। ये नहीं करती है, तो यही हमसे पूछा है, यही इसका आंसर है, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्या दिया हुआ है? A statement of source and application of fund is a technical device designed by analyze the changes in the financial condition of a business enterprise between two dates. टू डेट्स के बीच में हम फंड्स का फ्लो देख रहे हैं, तो वो किस में देखते हैं? आप देखते हैं फंड फ्लो में, ठीक है ना। फंड फ्लो जो होता है, और फंड फ्लो और कैश फ्लो में लोग थोड़ा कभी कभी डिफरेंस भूल जाते हैं। तो कैश फ्लो में क्या होता है? सिर्फ आप कैश वाली ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। और यहाँ फंड फ्लो में आप कैश, क्रेडिट, एसेट्स, लायबिलिटीज, सभी ट्रांजेक्शन्स के अप डाउन को आप कंसिडर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप कैश को करते हैं, और इसको कहेंगे आप एक्यूरल बेसिस पर। ये एक्यूरल बेसिस पर काम करता है, और ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन है, ये कैश बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फंड फ्लो। और वर्किंग कैपिटल भी आप फंड फ्लो के लिए कह सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट ही क्वेश्चन आ गया, सेम जो मैं अभी बता रही थी। स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल पे कौन सा आपका काम करता है? ये भी फंड फ्लो ही है, ठीक है ना। फंड फ्लो भी वर्किंग कैपिटल पर ही काम करता है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। किससे करेंगे आप कैपिटल? ये देखिए, डेबिट अकाउंट, सॉरी डेटर्स अकाउंट हो, या आपका कैश अकाउंट हो, या प्रॉफिट, ये आपका डुअल एस्पेक्ट पे चलेगा, क्योंकि ऐसे आपका स्टेटमेंट बनता है, तो इधर डेबिट और इधर क्रेडिट वाला लेते हैं। सिर्फ एक ये स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट क्रेडिट स्टेटमेंट आप बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर डेट लिखेंगे, यहाँ पर आपका पर्टिकुलर होगा, और यहाँ आपकी आ जाएगी अमाउंट। तो इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, तो ये आपका सिंगल एंट्री बेसिस के लिए आप ये यूज करेंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेट द रेशो। ऐसा रेशो बताना है इन विच द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब देखिए, रिवैल्यूएशन कब बनता है?
रीवैल्यूएशन आपका बनता है जब किसी का एडमिशन हो, किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो, या कोई पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा हो, जो कि हो गया रिटायरमेंट, तो रीवैल्यूएशन बनेगा। रीवैल्यूएशन में क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको रीवैल्यूएट करते हैं, उसकी रीवैल्यू करते हैं। अब उसमें रीवैल्यूएट करने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो जो करंट आपके पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके रेशो में, ओल्ड रेशो से कहने लगेंगे, क्योंकि अगर एडमिशन होने वाला है, मानिए ए और बी दो पार्टनर्स थे, अब सी आने वाला है, तो अब नया रेशो बन जाएगा ए रेशो बी रेशो सी में, जैसे कि 1:1 हो गया, और यहाँ पर पहले सिर्फ 1 और 2 था, तो ये तो हो गया न्यू, और इसे कहेंगे ओल्ड। तो जो रिवैल्यूएशन की चीजें हैं वो ए और बी को ही मिलेंगी, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। तो ए और बी को मिलनी है तो उन्हीं के रेशो में मिलेंगी, पुराने वाले में, ओल्ड रेशो। इसका आंसर आपका ओल्ड रेशो होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एसेस द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई विच रिलेशनशिप गिवन बिलो बी कॉल्ड पार्टनरशिप। कौन सी रिलेशनशिप को आप पार्टनरशिप कहेंगे? तो इसमें आप सब देखेंगे, देखिए यहाँ पर तो एम्प्लॉय हो रहा है, एक्स को आप एम्प्लॉय एज अ मैनेजर कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप कैसे हो जाएगी एक्स और ए के बीच? ए एंड बी सिर्फ एक कार को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपको जो डीटर प्लस बी ने दिया है वो 4 है। सम पर्सन एक्चुअली एग्री टू कंट्रीब्यूट 5,000, जो कि कैपिटल आप मान सकते हैं, एनुअली टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर ओल्ड एज होम। तो ये जो लोगों ने कुछ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो ये एक पार्टनरशिप है। एग्रीमेंट, एग्री हुए हैं, जहाँ एग्री वर्ड है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रोड्यूस भी कुछ हो रहा है, तो ये आपका पार्टनरशिप को डिफाइन कर सकता है ये वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मान देंगे 1881 में, जो कहा एक्ट में कहा गया है, तो वो आपका होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें आपके तीनों को कहा गया है, तीन चीजों को बताया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। एक आपका है प्रोमिसरी नोट, ठीक है, जो कि है आपका सेक्शन 4, इसका है सेक्शन 5, एंड एक और होता है वो है चेक, जो है चेक और उसका सेक्शन है 6। ठीक है, तो ये इन तीन चीजों, ये यूजीसी के प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों चीजें आपके लीगल लीगल एस्पेक्ट्स में पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी एंड नेगोशिएट इट, बी इज अ फिक्टिशियस पर्सन। जब भी फिक्टिशियस पर्सन की बात होगी तो प्रोमिसरी नोट की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका प्रोमिसरी नोट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल और जो कि है शॉर्ट टर्म, तो ये आपका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, शेयर्स फिक्स्ड ये लॉन्ग टर्म है, और हुंडई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है, तो हम सी को ही कंसिडर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट इज स्टोलन, व्हाट टाइप ऑफ लॉस। जो चोरी हो गया है, किसी ने सोचा तो था नहीं कि चोरी हो गई है, ऐसा अज्यूम करा होगा नहीं, तो ये ऐसा लॉस है, तो इसको कौन सा आप लॉस मानेंगे? ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं है। वियर एंड टियर कॉज होता है, एंड इफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब एक्सपायर टाइम, मतलब निकल गया यूज करने का, एक्सपायर हो गई कोई चीज, जैसे दवाई एक्सपायर हो जाती है, टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप डेप्रिसिएशन कॉज मानते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस और बचे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंसेस क्या है, जो टेक्नोलॉजी पीछे हो चुकी है, या फिर कहीं फैशन आउट हो चुका है, उसका समय निकल चुका है, आजकल वो नई चीज चलती है। ठीक है, तो आप ऐसा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस तो कंसिडर करते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कंसिडर नहीं करते हैं। एंड डेप्रिसिएशन के बारे में आपको शेड्यूल सेकंड में बताया गया है, ऐसे अकाउंट इसमें 7 शेड्यूल्स हैं, उसके बारे में शायद एक क्वेश्चन भी नेक्स्ट आएगा, यही है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट 2013 में कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कौन से शेड्यूल में बताया गया है? ये आपका सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है ना, और बाकी शेड्यूल्स में क्या बताया गया है वो देखिए नेक्स्ट पेज पर, इसे भी एक बार रीड कर लेते हैं। शेड्यूल फर्स्ट में आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया गया है कंपनी का। शेड्यूल सेकंड क्या है, आपको डेप्रिसिएशन के बारे में। शेड्यूल थर्ड बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। शेड्यूल 4 के बारे में, शेड्यूल 4 में क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उनके रूल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फिफ्थ में अपॉइंटमेंट है, रेम्यूनरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर की, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर्स की।
6 में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करा पे फोकस किया है, प्रमोटर एंड डिवेंचर्स की बात की हुई है। 7th में आपको CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी कुछ थ्योरीज भी होती हैं, वो भी आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, CSR की थ्योरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्लास 11th में या 12th में भी ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी अच्छे से गिवन है। जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन सी चीजें को कंसीडर करते हैं? आप 3 चीजों को कंसीडर करते हैं। एक तो आपको वो कॉस्ट कितने की पड़ी, एंड एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड उसकी लाइफ, और लास्ट में उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये 3 चीजों को कंसिडर किया जाता है। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस को कंसिडर नहीं किया जाता है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आप बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड। ये कहाँ से आता है? ये आउट ऑफ प्रॉफिट आता है। ठीक है ना, इसके जो आपने सोर्स इसको रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट करा है वो आउट ऑफ प्रॉफिट आप करते हैं। एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये आपका शेयर से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। क्लास 12th में आपको ये मिल जाएगा। मतलब मोस्टली चीजें तो आपको क्लास 11th और 12th में मिल जाएंगी। ये 12th से रिलेटेड है, शेयर्स चैप्टर से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इफ अ कंपनी इशू 50,000 शेयर्स एंड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 60,000। अब 50,000 के लिए ही उन्होंने इशू किया था कि 50,000 उन्हें एप्लीकेशन चाहिए, आई है 60,000, तो ये आपका मोर हो गया है ना, ज्यादा हो गया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन होता कि 50,000 के लिए उन्होंने इशू किया और उन्हें सिर्फ 40,000 ही मिला या 30,000 ही मिल रहा है, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन आप शेयर्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना, एंड सेबी की तरफ से मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? 90% ऑफ इशूड का 90% आपको मिलना चाहिए मिनिमम। अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि मैन मे कम मैन मे गो बट द बिजनेस एंटरप्राइजेस कंटिन्यू। मतलब किसी के मरने, जीने या नौकरी छोड़ जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस चलता रहेगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ये गोइंग कंसर्न कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल ऑफ, मतलब नॉन पेमेंट जो है, किसके पैसे नहीं मिले हैं? नॉन पेमेंट है आपकी 2 फर्स्ट कॉल और दूसरी है फाइनल, मतलब कि 4 हो गया टोटल। इसका ऐड करेंगे 2 और 2 4, मतलब ये हो गई फर्स्ट कॉल, ये हो गई फाइनल कॉल। तो 4 रुपए हैं जो नॉन पेड है। तो पेड क्या है? अब 10 रुपए का है पूरा शेयर आपका, 10 का है तो 4 नॉन पेड है तो 6 पेड रहे होंगे। ठीक है ना, पेड रहे होंगे। अब आगे पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? व्हाट कैन बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच द शेयर्स कैन बी री इशू। अब ये जब अमाउंट फॉरफिट होंगे, जब नॉन पेमेंट हुआ है तो अमाउंट हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएंगे शेयर्स, फिर इनको री इशू किया जाएगा। तो री इशू पे जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम डिस्काउंट उतना होगा जितने पैसे पे किए गए हैं उन शेयर्स पर। तो ये हो जाएगा 6 पर शेयर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which is the financial statement from the following that is not prepared by NPO? NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ कौन से स्टेटमेंट आपका तैयार नहीं करता? वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका नहीं करता। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। बाकी रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा, व्हाट डज द डेफिसिट मींस? डेफिसिट हुआ है मींस इन दी रेफरेंस, लेकिन रेफरेंस क्या है? एनपीओ का। तो ये हो जाएगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सपेंडिचर और इनकम की बात वो करते हैं कि उन्होंने, ठीक है, तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन DSSB ने करेक्ट माना है। इन preparing statement of affair, the assets and liabilities are shown on different sides. कैपिटल इज, अब देखिए
क्लास 11th में ही शायद एक इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं हम। क्या इक्वेशन पढ़ते हैं कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी फंड, इक्विटी करके या फिर इसको, हाँ इक्विटी कहते हैं, है ना। तो ये इक्विटी को ही हम कैपिटल कह सकते हैं, कैपिटल लिखना सही रहेगा। तो अभी क्या पूछा है कि कैपिटल क्या है, तो कैपिटल क्या है, बैलेंसिंग फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल। यहाँ से एल को इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, कैपिटल वो है जो इनके से बच जाएगा, ठीक है, माइनस करके। तो ये फर्स्ट आंसर इसके लिए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं है जैसा कि मैंने देखा, तो करते हैं इसको। शुक्ला डिड नॉट, मिस्टर शुक्ला स्टार्टेड अ बिजनेस एंड डिड नॉट मेंटेन द फाइनेंशियल बुक्स अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से नहीं करते हैं, मतलब सिंगल एंट्री का रहा है। ही इंट्रोड्यूस, उन्होंने अपनी फ्रेश कैपिटल, अब इसे ना बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग मैं बना लेती हूँ। कैपिटल आपकी देखिए लाइबिलिटी साइड आती है, तो कैपिटल इन्होंने कितनी बताई हुई है, 13,000 बताई हुई है। आगे क्या है, विदड्रॉ, तो ये होगी ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। ड्रॉइंग्स कितनी है, 10,000 की, माइनस करेंगे तो आपकी कैपिटल सिर्फ 3,000 की बची। एंड हिज लाइबिलिटीज एसेट्स बता रखे हैं यहाँ पर, तो 90,000 एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर, क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर आएंगे आपके इधर, ये है आपका 90,000। एंड डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स हैं आपके, डेटर्स आते हैं इधर, तो ये आएंगे 125,600। कैश भी आपका एसेट्स है, कैश इधर आ गया 24,980। अब क्या पूछा है, अब सिर्फ हमसे इसका बैलेंस पूछा है। हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो क्रेडिट में था वो उधर लिख लिया, जो डेबिट मतलब लाइबिलिटी का इधर और आपका एसेट्स का इधर लिख लिया। अब इसका सिर्फ क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। इसका बैलेंस करने के लिए इसको करना पड़ेगा आपको टोटल, तो टोटल आप करेंगे तो इसका टोटल आएगा, इधर आप टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 0, 8 एंड 9 और 6 5, कैरी का 1, 5 एंड 4 आपका हो गया 9 एंड 10 हो जाएगा 0, कैरी का 1, 2 और 2 4 5 1, 150 ये हो गया, ठीक है। बाकी इसका टोटल करेंगे, टोटल करा तो आपका यहाँ 3,000 टी बचा है केवल, और ये तो 93 हो गया। अभी इसको माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस, जो प्रॉफिट के नाम पे इधर ही आता है प्रॉफिट है, तो इस वो आपका हो जाएगा 57,580, जो कि है आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओपनिंग कैपिटल इज, अभी देखिए पीछे ही पढ़ा है कि ओपनिंग कैपिटल इज असर्टेन बाय ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी पीछे सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन था, उसमें ही पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी में वाइंड अप वॉलेंटरी अंडर कौन से सेक्शन में, 59, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। It is a type of accounting which analyze and classify the expenditures as well as total cost of a particular product। कौन किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपको हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें इनमें से देखेंगे आप तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग है जो कॉस्ट के बारे में बात करता है, कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्वेंट्री सिस्टम फोकस ऑन दी राइट मटेरियल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। मतलब जब सामान चाहिए तभी बनेगा और तभी सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो ये है आपका JIT, जिसे आप कहते हैं जस्ट इन टाइम, ठीक है ना। ये सारे बाकी के जो ये टाइप्स हैं ये भी आपको रीड करने जरूरी है। सब गुड्स आपके, इन्होंने सब गुड्स को डिवाइड किया हुआ है टाइप्स पे, जैसे ABC कैटेगरी, ABC एंड पीछे है ये V, तो वाइटल, असेंशियल, ऐसी करके ना डिवाइड किया हुआ है। तो इन सब की फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What shares of a profit would a sleeping partner who has contributed 75% of the total capital get in the absence of deed? अब देखिए सबसे पहले तो सबने ही पढ़ा होगा 12th में 11th में कि एब्सेंस ऑफ डीड है तो हमेशा शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका रहेगा इक्वल, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, उसका ऑपोजिट कहेंगे तो हम होता है एक्टिव पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर वो है जिसने पैसे लगा दिए, पैसे इन्वेस्ट कर दिए, कैपिटल प्रोवाइड कर दी, उसके बाद उसका किसी काम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो प्रॉफिट लेने आएगा। एक्टिव पार्टनर है वो जो सब जगह इंक्लूड रहता है, सब जगह
सारे काम देखता है, ऑफिस भी आता है। स्लीपिंग पार्टनर ऑफिस भी नहीं आता, वो सिर्फ प्रॉफिट ही लेने आएगा, वो किसी में काम कोई काम नहीं करेगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द रेस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हम जो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं उससे हमें क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्या होगा इसके लिए, देखिए, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस और स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज, ये सब चीजें इन तीनों के लिए काम करेगा। लेकिन ये चेंजेस इन प्राइस लेवल ये इसके लिए लेस इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेट नहीं करता। ये इन तीनों के लिए हम इंपॉर्टेंट करते हैं जब हम किसी का फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं, तो बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या क्या हो रहा है, जो इस तरीके से ऐसे डायग्राम बने रहते हैं, ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, तो प्राइस लेवल का है ऐसा कोई नहीं है। बाकी ऊपर जो तीन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको इनिशियली हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट ऑफर्ड बाय जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब कॉस्टिंग ये है कि जब हमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर रिसीव हुआ है, हमने स्पेशली कुछ किसी के लिए, मानिए कोई केक बनाया है, स्पेशली कोई केक बनाया है, कोई डिजाइन वाला उन्होंने बनवाया है, ये सभी के लिए सेम नहीं है। ठीक है, इट तो ये हो गया आपका। इसको स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। पहले में लिखा है इट मेक्स अवेलेबल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड डेली एंड वीकली फॉर एवरी जॉब। देखो एवरी जॉब की बात हो रही है तो यहाँ ये कंसिडर होगा। इट इजीली आइडेंटिफाई द स्पॉइलेज और डिफेक्टिव वर्क। जब हम कस्टमाइज किसी चीज को कर रहे हैं तो कोई भी चीज अगर गड़बड़ होगी तो सीधा पता चल जाएगा। अभी क्या, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आर ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है सेम नेचर, सेम बने जा रहे हैं, एक जैसे डायग्राम बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं है, कस्टमाइज होता है, हर ऑर्डर के हिसाब से चेंज होता है। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, और इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो हर बार चेंज होगी ऑन कॉस्ट बेसिस, कितना इस बार सूटेबल है या फिर कितना किसने कैसा कस्टमाइज कराया उस पर डिपेंड करेगी बार बार। अभी देखिए, क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है और है बड़ा इजी। गोपाल रन अ ग्रोसरी शॉप इन द लोकल मार्केट। ही बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड सेल इट टू द कस्टमर। खुद लाता है, खुद बेचता है एज पर द रिक्वायरमेंट। बाय डूइंग सो ही अर्न सम प्रॉफिट, भी कमा रहा है, तो बिजनेस तो हो गया उसका। विच टाइप ऑफ बिजनेस, लेकिन बिजनेस है कौन से टाइप का? तो ये आपका है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो कि सामान खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है, उसी का सारा प्रॉफिट है, वही सारी आपकी डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ठीक है ना, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, टाइम लेस लगता है डिसीजन मेकिंग में। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज क्या होती है? डिसएडवांटेज है अगर लॉस हो गया तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि कोई और दूसरा बंदा तो है नहीं जिससे लॉस के पैसे भरवाएगा, यही खुद था अकेला, यही सब कुछ कर रहा था, तो ये इसमें जाएगा। और इसमें जो एक टर्म होती है ना, एक वो होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है बिजनेस की। बिजनेस और ओनर को सेम ही माना जाता है क्योंकि वो सिंगल व्यक्ति है जो सब कुछ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अ करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के बारे में क्या पढ़ा है? करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा है जो आपके 12 मंथ से लेस में ही लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे आपके लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे आपके करंट एसेट्स होते हैं। आप कुछ पढ़ लेते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब आपने कुछ सामान बनाया, उधार बेच दिया, फिर डेटर्स से उसके पैसे मांगे, फिर वो आ गए, फिर आपने फिर से रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, फिर आपने बनाया, फिर बेचा, फिर सेम, मतलब एक सर्कल में होते रहेगा। तो ऐसा आप साल में कई बार करते हैं, जो आप सामान बनाते हैं, बेचते हैं, पेमेंट आता है, इस तरीके से। तो ये ठीक है, इसको कंसिडर करा जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है जो नहीं है, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। इट इज प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। ऐसी चीजें जैसे कि आप स्टॉक ले लें, स्टॉक आपका करंट एसेट्स है। स्टॉक आप ट्रेड करने के लिए तो कंसिडर करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए होता है, बेचने के लिए होता है, तो ये भी आपका करंट एसेट्स में आएगा। अगला, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज विद इन 12 मंथ। तो सबसे पहली चीज है करंट और फिक्स की, लेस देन
12 मंथ में लिक्विड हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है। अब लास्ट है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर लॉन्ग टाइम। अगर लॉन्ग टाइम होता तो वो करंट नहीं है, वो तो फिक्स्ड है, वो तो आपका फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a characteristic of partnership form of business organization। पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है, उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बताना है। पार्टनरशिप में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ होता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप किसका किसका रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, लेकिन किसके बीच में होता है। जैसे कि आपके ये ABC 3 पार्टनर है, ये एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी हैं और ये एक दूसरे के लिए एजेंट भी हैं। ये इसकी पार्टनरशिप की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये वाली बात बोली गई है। तो ये भी होगा। आगे क्या है, कैन रेज अनलिमिटेड कैपिटल, ये नहीं है, ये रेज नहीं कर सकते कैपिटल। जो पार्टनर्स हैं वही तो आपस में कलेक्ट करेंगे। कंपनी होती है तो वहां तो एक बार को कैपिटल रेज करी जाती है शेयर्स के थ्रू। ठीक है, अनलिमिटेड कैपिटल जैसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजमेंट इज कंसर्न जो पीपल से कंसर्न कर रहा है, एट वर्क प्लेस पे एंड विद देयर रिलेशनशिप्स पे ध्यान दे रहा है, मतलब सोशल पे ध्यान दे रहा है, विद एन एंटरप्राइजेस के अंदर। तो ये कौन सा है आपका, ह्यूमन रिसोर्स। ये कीवर्ड्स हैं, पीपल रिलेशनशिप है ना, ह्यूमन रिसोर्स। तो फाइनेंस तो पीपल से नहीं, वो तो बजटिंग, पैसे कहाँ से आए कहाँ लगाए, इन्वेस्टमेंट, इन सब पे ध्यान देगा, है ना। ये सब चीजें तो सिर्फ ये ह्यूमन रिसोर्स है। नेक्स्ट क्या है, ऐसा मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन जो कि इन्वॉल्व करता है मेंटल रिक्वायरमेंट, स्किल, फिजिकल रिक्वायरमेंट एटसेट्रा एज अ क्रिटिकल फैक्टर। इन फैक्टर्स को जो इंक्लूड करता है वो है आपका फैक्टर कंपैरिजन मेथड। अलग अलग फैक्टर्स को कंपेयर करा जा रहा है इन सब चीजों को, तो वो जॉब इवेल्युएशन का ये वाला तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच वन इज नॉट वन ऑफ द आउटकम ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का आउटकम, ट्रेनिंग का आउटकम नहीं है। ट्रेनिंग हम किस लिए देते हैं, ट्रेनिंग हम प्रोडक्टिविटी बढ़े, हाँ, इंक्रीज इन वेजेस, इन अगर आप ट्रेनिंग करेंगे किसी की तो उसकी सैलरी बढ़ा देंगे ट्रेनिंग के बाद। पर्सनल ग्रोथ के लिए, हाँ, ऑब्सोलेंस प्रिवेंशन, मतलब कोई चीज पुरानी ना हो जाए, जैसे जो इनकी स्किल है, किसी पर्सन की जो स्किल है वो अपग्रेड हो जाए, है ना, अपग्रेड कर दिया जाए, तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, सही बात है। लेकिन उसके ट्रेनिंग तो मजाक की बात हो गई कि ट्रेनिंग करके सैलरी बढ़ा देंगे, क्या मजाक है ये एम्प्लॉय के साथ। ठीक है ना, वो तो उसका प्रमोशन और उसका एनुअल इंक्रीमेंट पर ही होगा। अब क्या है, 36 क्या इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन कर रहे हैं आप, दूसरा नेगोशिएशन कर रहे हैं आप बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज हैं आमने सामने, वन और बोथ इज अ ग्रुप ऑफ पर्सनल एक्टिंग इन पर्सन। अब देखिए क्या होगा इसमें से, ये होगा आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मतलब जैसे हो सकता है कि जैसे एक साइड मैनेजर हो, दूसरी साइड सुपरवाइजर हो, और इसके सुपरवाइजर के बैक में सारी लेबर है, जो इससे इन्होंने कुछ कहा और मैनेजर इनसे कुछ कहना चाह रहा है कि काम मतलब आउटपुट बढ़ाना है, लेकिन सुपरवाइजर कह रहा है, लेबर, इनका हेड है लेबर का, कह रहा है कि कुछ वेजेस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि 1000 आउटपुट करना है, ये कह रहे हैं हम 900 आउटपुट कर देंगे, ये सैलरी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। सैलरी, इन्होंने कहा कि ठीक है हम सैलरी बढ़ा देंगे, इन्होंने कहा तो ठीक है हम आउटपुट बढ़ा देंगे। तो दोनों साइड से बातें मानी जा रही हैं एक दूसरे की, तो उससे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग में कंसिडर करते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन करंट। पहली बात तो करंट नहीं है, नॉन करंट मतलब फिक्स, फिक्स आप कह सकते हैं इसको, फिक्स्ड कह सकते हैं, लॉन्ग कह सकते हैं। और दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स कैसे हैं, इंटेंजिबल है। तो इंटेंजिबल इसमें से क्या है, व्हीकल इंटेंजिबल है, ऑफिस फर्नीचर इंटेंजिबल है, नहीं ये तो टेंजिबल है। तो आपका ट्रेडमार्क एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही बचा, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, जो कि है ट्रेडमार्क एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि आपके इंटेंजिबल होते हैं। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, ए डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स एंड हेट्रोजीनियसली कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, ये कैसा नेटवर्क है, ये है ग्रिड, इसे कहते हैं ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्टेट
विच इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज क्या होती है? ये आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती है, स्टोरेज कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं, ऑनलाइन। कभी कभी क्या होता है, कोई हम वेबसाइट ऑनलाइन ओपन करते हैं, वहां पे हमारा डेटा बहुत सारा सेव है, वो आ जाता है। जब हम उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तभी वो डेटा आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो वो कहीं क्लाउड सर्विस, क्लाउड स्टोरेज में कहीं सेव है। वो हमारे जैसे हम उसे लॉग आउट कर देंगे, जैसे फेसबुक है उसे लॉग आउट कर दोगे, तो उसका जो डेटा है वो फिर हमारे फोन पे बोझ नहीं डालेगा, फोन की मेमोरी उतनी ही नहीं दिखाएगा, खत्म दिखा देगा। जब हम लॉग इन करेंगे तभी वो हमें डेटा दिखाएगा। ठीक है ना? ये फोन से ऐसी चीजें हैं, फोन से अलग होती है। तो कौन कौन सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तीनों ही ऐसी हैं, और भी बहुत है, अमेजोन के नाम से बहुत है, आप देखेंगे गूगल करेंगे तो। ठीक है ना? ये तीनों इसमें इंक्लूड होंगे, स्टोरेज प्रोवाइड करती है ये, इंटरनेट पर स्टोरेज प्रोवाइड करती है, एक तरीके से ये ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी बनानी है, ठीक है, एडवांस करना है चीजों को। स्मार्ट सिटी मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव लग रहा है। स्मार्ट बिल्डिंग यूज सेंसर टू डिटेक्ट ट्रिमर्स। ट्रिमर मतलब झटके हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक के स्लाइटली झटके, तो ये भी हो सकता है, अच्छा है, पॉजिटिव लग रहा है। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी होना चाहिए। अब अगला क्या है? ब्रिजेस आर डिजाइन विद वायरलेस सिग्नल टू डिटेक्ट एनी लूज। तो ये भी, अगर कोई लूज है या कोई क्रैक है, उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाए वायरलेस सिग्नल से, तो ये भी अच्छी चीज है। तो सिर्फ बचता क्या है? ये कॉम्प्लेक्स। क्यों स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो किसी चीज को कॉम्प्लेक्स थोड़ी करना है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फीचर ऑफ, नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न में होता है, एंड ऑर्डर टू पेमेंट है, साइन भी करा जाएगा, लेकिन कंडीशनल नहीं है, कंडीशंस नहीं है। ठीक है, ये इसका थर्ड आंसर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, एंड 41 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हैं। आगे भी हम जल्दी, ये 200 क्वेश्चन होते हैं, आपको मैं बता दूं, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा किसी को ना पता हो। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसमें आपके 300 क्वेश्चन, सॉरी 300 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि पेपर 1 होता है, जैसे कि जिसे कहते हैं जनरल पेपर, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। एंड आपका होता है पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, पेपर 2 उसमें आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 300 क्वेश्चन आते हैं। एंड आपके डी ट्रिपल एस बी में एक चीज और जो ध्यान रखने वाली है, वो है नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो सिर्फ जो आंसर आता है वही टिक लगाना होता है। बाकी से एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के। एंड ये क्वेश्चंस, जो सारे क्वेश्चंस जो ये कॉमर्स के ही तो है, पेपर 2 कॉमर्स के कर रहे हैं हम, तो ये सारे आपको विश्वास रखिए, आपके यूपी पीजीटी, टीजीटी कॉमर्स के लिए, या फिर केवीएस, आपका केवीएस पीजीटी कॉमर्स, एनवीएस पीजीटी कॉमर्स, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आप बेफिक्र होके ये क्वेश्चंस करिए, क्योंकि आप तो क्या करेंगे, आप टेस्ट सीरीज वगैरह खरीदेंगे तो उनमें टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? पीवाईक्यू के क्वेश्चंस ही वो रखते हैं, कहीं ना कहीं से उठा उठा के सब्जेक्ट के इधर उधर से। तो ये यही सब क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, अभी वीडियो डाल दूंगी, तो आप ये देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।